हेलो हेलो। अच्छा अब एक चीज कि ना कॉपी पेन की कोशिश करें, नेक्स्ट क्लास से आप ले आए। अच्छा जो अब देखो मसला ये हो जाता है, बस वैसे तो मैं खुद भी कहीं पे बैठता हूँ तो कॉपी पेन मेरे पास नहीं होता, आजकल डिजिटल हो रहा है, मोबाइल के अंदर नोट पैड खोल के वहां लिख लेते हैं। लेकिन अब बस क्लास में बैठोगे सबके हाथ में मोबाइल होगा तो पता नहीं चलेगा कब मैसेज आया, कोई मैसेज में लगा हुआ है तो भी, तो इसलिए प्रिपेयरेबल होता है कि आप क्या कर लें, वो रख लें, यहाँ पे कोई पैड वैड है आपके पास, आईपैड वगैरह वो यूज कर लें, लैपटॉप है, क्रोमबुक है, वो आप गोद पे रख के, इससे प्रैक्टिस अच्छी होती है। टॉपिक बता रहे हैं आप वहीं सामने सामने लिखते जाएं लैपटॉप के अंदर, ये बस प्रैक्टिस है। मैं चीजें बताते हुए आप लिखते जाए, जिनके पास मोबाइल है मोबाइल पे खोल के भी लिख लें, लेकिन मोबाइल पे समझ रहे हो पता चले मैसेज जा रहे हैं और मैसेज आ रहे हैं और टीचर हो रहा है, वाह बच्चा लिख रहा है क्योंकि करना दोनों जगह टाइप ही है आपने। चले आते हैं यहाँ, ये ग्रुप मैंने आपको बता दिया, ज्वाइन कर लिया, पहला काम हो गया हमारा। आपको मैंने सॉफ्टवेयर की वीडियो देखने के लिए कहा था, यही कि आपको एक प्रोडक्ट का आइडिया हो जाए। अब आते हैं हम यहाँ, एक मायरो नाम का सॉफ्टवेयर है, इस पर भी लॉग इन कर लेना, मैं शीट भी लेके चलता हूँ। ठीक है कंटिन्यू कर लो इसको भाई, मेरा ईमेल तो यहाँ साइन इन कर देता हूँ मैं डायरेक्टली। यूआई बेस है, इसके ऊपर आप कभी भी कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हो, छोटा मोटा अपने टॉपिक बताना हो तो यहाँ इजीली है। नोटपैड वगैरह की तरह जैसे नोटपैड में होता है इस टाइप की चीज है, लेकिन थोड़ा सा उससे हट कर है। यहाँ फ्लो डायग्राम्स वगैरह बनती है, टेक्स्ट लिखा जा सकता है, आपने यहाँ क्लिक किया उसके बाद आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं लिखें। बहुत बड़ी स्पेस है यहाँ, सबसे बड़ी बात यह कि बहुत बड़ी स्पेस है, बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है ये रहा, छोटे से छोटा टास्क यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग। ये बहुत पहले का मैं यूज कर रहा था, बहरहाल अभी काफी टाइम से यूज नहीं किया, लेकिन इसके अंदर बहुत फीचर है। अभी तो मेरे ख्याल एआई इसने इंट्रोड्यूस करा दिया, आप एआई पे जाएंगे फ्लो डायग्राम्स बन जाती है। फ्लो डायग्राम्स वगैरह क्या होती है वो एक बार आपको रैंडम बता देता हूँ मैं। फ्लो डायग्राम्स इस टाइप की कि आपके जो बिजनेस है उसके अंदर क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट ली, उसके आगे जो प्रोसीजर है डिफाइन करना होता है, आगे जाके आपका आप बिजनेस में सेल करते हैं 4-5 लाख 10 लाख, आपकी एक सेल पहुंच जाती है बिल्कुल एक मंथ में 1 मिलियन 2 मिलियन की। अब आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या ऐसी सोच नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा उठा के बिजनेस को जल्दी बढ़ाएं, तो आप कहीं से इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए राइट की बात वो लगा आपके अपने बिजनेस का फ्लो दिखाओ, तो आपको फिर वहां डॉक्यूमेंटेशन के साथ इस टाइप की फ्लो का डायग्राम्स होगा, तो वो इसके लिए आप माहिर हो। जो टूल को बताता जाऊंगा ना साथ में उसको थोड़ा थोड़ा यूज करना शुरू कर देना डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है माहिर गूगल पे लिखो, तो अभी मैंने आपके सामने लॉग इन किया है, मैंने क्लिक किया, 1 स्टेप में लॉगिन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात इतनी ज्यादा है नहीं। इसमें नोट होते हैं, कहीं पर भी आपको नोट लगाना हो यहाँ पर एक नोट चिपका दो कि भाई ये इस काम के लिए है। ठीक है ये रहा, मैंने कहा जूम इन जूम आउट बहुत ज्यादा है इसमें, सिंपल सिंपल से कीवर्ड्स हैं। ये शेप्स मौजूद है इसके अंदर मल्टीपल, एक शेप दूसरी शेप से कनेक्टेड है कि भाई ये वाली इस काम के लिए आती है, डिलीट कर सकते हो आप। फिर और छोटे छोटे यहाँ पर बहुत है, एक ये वाला टूल है, हाथ से कुछ लिखना चाहते हो ये टूल भी अवेलेबल है। ठीक है कोई भी चीज यहाँ पर ट्राई करना चाहो, ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट कलर के अंदर मौजूद है। ठीक है तो इस टाइप की चीजें सारी मौजूद है। अच्छा ये बनी बनाई कुछ डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे कि क्या करना है आपको, प्रोजेक्ट ट्रैकर बनाना है, ये बनाना है, बराबर है, ये क्या है बनी बनाई थीम्स है, तो ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। इस टाइप की चीजें इसको थोड़ा थोड़ा यूज करना शुरू कर दोगे इंशाल्लाह आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अभी हम आते हैं थोड़ा सा टेक्सचर बेस काम पर हम बात करेंगे। ठीक है आ जाओ यहाँ, अरे क्या है भाई, हाँ मेरे ख्याल है उसका साइज बहुत ज्यादा जूम हुआ है, मैं इसको और ज्यादा जूम कर दूं। हैंड बना हुआ नहीं आ रहा, कहाँ गया, हाँ आ गया। ठीक है हाँ ओके हो गया, ये रहा। अच्छा इसी पर क्लिक करेंगे विंडो को जूम जूम आउट करने के लिए। ठीक है यहाँ क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ये टेक्सचर फॉर्म में आ जाएगा। जूम करना हो यहीं से आप और ज्यादा कंट्रोल दबाकर स्क्रॉलिंग के जरिए जूम करेंगे। ठीक है इसी को यहाँ पे क्लिक करके आप कहीं पर भी मूव करना हो, साइज बढ़ाना हो, ठीक है वो सारी चीजें आपके कंट्रोल में। यहाँ दोबारा क्लिक करें, इसको जूम इन जूम आउट यहाँ पर आप कर सकते हैं, समझ गए, ये यहाँ मैंने रख दिया। ठीक है अब आते हैं यहाँ, अभी जो हम पहली चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस। ठीक है बिजनेस के कितने टाइप्स होंगे हमारे पास, जी भाई मेनली किस टाइप के बिजनेसेस होते हैं, 4 टाइप्स के, क्या क्या, सही बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट।
अच्छा, अगर मेनली बात करूँ ना, तो हम दो कैटेगरीज को मेजर तस्वुर करते हैं, बाकी उन्हीं को लेके आप आगे चल सकते हैं, फिर आप 4 बनाए, 6 बनाए, 10 बनाइए। तो दो कैटेगरीज में हम डील कर रहे होते हैं, वो है क्या? बड़ी सिंपल है। या तो आप जो भी चीज देंगे, प्रोड्यूस करके दे रहे हैं किसी को, तो या तो आप एज अ बिजनेसमैन जिसको चीज दे रहे हैं वो उसका कंज्यूमर है। क्या है? कंज्यूमर। कोशिश करूंगा अल्फाज थोड़े हल्के हल्के यूज करो ताकि कस्टमर है मतलब कंज्यूम करने वाला, उसको इस्तेमाल करने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया B2C कंडीशन, बिल्कुल सिंपल सी, कस्टमर के आधा। अच्छा, दूसरी चीज मेजर क्या बनती है? वो तो है B2B मेनली, भाई बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल लो किसी के जहन में जी। हाँ हाँ, सही 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 सही, हाँ सही है। हाँ, अब देखो ऐसी चीज जो कि मैं बिल्कुल, आपका भी किसी चीज का बिजनेस है, मेरा भी किसी चीज का बिजनेस है, आम लेवल पर आ जाते हैं। मैं एक दुकानदार हूं, ठीक है, आप एक कारखाने वाले हो, आप भी बिजनेसमैन हो, मैं भी बिजनेसमैन हूं। अब फॉर एग्जांपल ये समझते हैं, आप शॉपर बनाते हो, मैं आपसे शॉपर खरीदता हूं, क्या मैं कंज्यूमर हूं शॉपर का? नहीं, वो शॉपर मेरे कस्टमर को देना, कस्टमर का वो यूज करना है। ये एक सिंपल वे में समझने की कोशिश कर, कस्टमर का वो यूज करना है। तो जो कस्टमर है ना मेरा, कंज्यूमर, उसका कोई हो रहा है। ठीक है, तो आप मुझे जो देख रहे हो ये है B2B, बिजनेस टू बिजनेस आप चीज ट्रांसफर कर रहे हो। और अगर वो चीज आप डायरेक्टली कंज्यूमर को दे रहे हो जो उसको इस्तेमाल करेगा, वो क्या होगा? B2C। फॉर एग्जाम्पल LG कंपनी, ठीक है, बहुत पुरानी, आपने सुना है, एक कंपनी थी LG हमारे पास, क्या बनाती थी? टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मेनली बना रही होती थी। ठीक है, इसी तरीके से अभी हमारे पास जो फेमस कंपनीज है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कौन सी है बड़े लेवल पे? जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बनाती है, बैलेंस वगैरह हो गए। ठीक है, हाँ, फॉर एग्जांपल हो गई। अच्छा, अब ये जो इस टाइप की कंपनी है, मैं डायरेक्ट कंपनी से जाकर कोई चीज परचेज नहीं करूंगा। डॉलर की कंपनी जाकर वहां से नहीं, कंपनी के अंदर जो माल बनता है, कंटेनर बनता है, वो कंटेनर का कंटेनर किसी और जगह पहुंचता है, वहां से कहीं और पहुंचता है, फिर मुझ तक पहुंचता है, शॉप वाले तक पहुंचता है, फिर मैं वहां जाके वहां से खरीदता हूं। लेकिन उसका इस्तेमाल किसने करना था? मैंने करना था। बनाने वाला कौन है? कंपनी है, लेकिन कंपनी डायरेक्टली नहीं बेच रही, B2C डायरेक्टली नहीं काम कर रही है, वो B2B कर रही है। फिर उसके बाद घूमकर कहानी कहां तक आती है? मुझ तक आती है। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल। अब बड़े लेवल पर आ जाओ, उसको और ज्यादा समझना हो तो गाड़ियों की एग्जांपल ले लो, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल कवर की थी, बड़ी एग्जांपल्स में ये आता है, ये छोटे लेवल पे समझने वाली बात है। इनको अगर आप किसी लेवल पे जाओगे तो आप लोग यार पर वो भी तो उसका कस्टमर है, ये भी हो सकता है ना। ठीक है, बड़े लेवल पर अगर आप इसको समझने आओगे तो गाड़ियों की कंपनी है, टायर बनाती है। ठीक है, एक कंपनी जो गाड़ी बनाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बड़ी कंपनी का, अलगाजी ट्रैक्टर पाकिस्तान की कंपनी है। ठीक है, ट्रैक्टर बनते हैं, मिल्लत ट्रैक्टर, ये पाकिस्तान की अपनी कंपनी है। ठीक है, अब मिल्लत ट्रैक्टर या अलगाजी ट्रैक्टर की कंपनी के अंदर, मिल्लत के अंदर पूरा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर नहीं होता, असेंबल होता है। अक्सर प्रोडक्ट पर मोबाइल की या आप जो लैपटॉप पर देखो तो प्रोडक्ट पे लिखा होता है मेड इन चाइना, असेंबल्ड इन दुबई, असेंबल्ड इन अमेरिका। तो असेंबल कहीं और हुआ, बना कहीं और है। फॉर एग्जाम्पल भाई मैं भी PC बना सकता हूँ, क्या करना है? एक मुझे डब्बा ला दो, रैम ला दो, बोर्ड ला दो, सब चीजें मैं ला के दे दूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ? असेंबल कर रहा हूँ, मैं इसका मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ। समझ आ रही है बात? लेकिन मैंने भी यूज नहीं करना, मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, मैं भी बिजनेस करूंगा इससे, और जिसने मुझे दिया वो भी बिजनेस करेगा। तो ये जो प्रोडक्ट इस तरह सेल होगी, ये क्या है? B2B। और B2C क्या होता है? आप डायरेक्ट हो जाते हैं किसके साथ? कस्टमर के साथ। आप डायरेक्ट कंज्यूमर जो है, उसका जो कस्टमर है, उस तक प्रोडक्ट
पहुंचा रहे होते हैं। अच्छा, अब इसी केस में कह दूं कि मेडिसिन या दूसरी छोटी छोटी कंपनीज जो है वो B2C काम भी कर रही होती हैं। मैंने कहा ना, जैसे मैंने पहली वाली बात की कि भाई वो तो उठा के देगा, आपको नहीं देगा कंपनी वाला मेडिसिन। मैक्टर कंपनी जो है वो मेडिसिन की कंपनी है। अब वो मैक्टर कंपनी आप चले जाओ बोले जी पैनाडोल का पत्ता दे, तो वो नहीं देने वाली आपको, या जो मेडिसिन वो बनाती है आप वो मेडिसिन मांग लो, आपको वहां नहीं देने वाली। वो बोलेगी स्टोर से जाके ले लो। बोले यार आप ही की तो है कंपनी, वहां से बोले, आप बोलोगे यहाँ से मैं दे नहीं सकता ना, मेरा ताल्लुक आपसे नहीं, मैं वहां दूंगा, वो आगे बेचेंगे। ठीक है, अब ये एक चेन वाला बिजनेस है, सप्लाई चेन बनी हुई है इसकी, समझ आ रही है बात। अब इसको भी अगर मैं बोलूं तो आप B2B की फॉर्म में ले सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ये सप्लाई चेन वाला बिजनेस है। आप वो देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, वहां से जाएगा कहीं होलसेलर के पास, होलसेलर उठाएंगे रिटेलर के पास, रिटेलर से कौन करेगा, कस्टमर खरीदेगा, पूरी एक चेन चल रही होगी। लेकिन इसका मैन्युफैक्चरर अलग है, कंज्यूमर अलग है, ये भी B2C वाला बिजनेस है। समझ गए बात। इसी तरीके से अब आगे जाके इसमें और भी टाइप्स हैं। B2B में भी सर्विसेज बिजनेस होते हैं और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होते हैं। ठीक है, आते हैं पहले तो मेजर जो टाइप आपने बताई क्या है, B2C कर लो आप। दूसरा क्या है, B2B। ठीक है, ये दो बिजनेस है। आप दोनों में से किसी के ऊपर भी काम कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन के अंदर जो मेजर काम होता है वो इसके अंदर है। B2C के अंदर बड़ी ऑडियंस को कैप्चर किया जाता है कि भाई ज्यादातर जो भी चीजें प्रोवाइड की जा रही है वो टू B2B वाले। B2C वाले क्या है कि जैसे उन्होंने बड़ी एग्जांपल दी, बड़ी टाइप की मशीनरीज वगैरह जो बिजनेस के लेवल को चाहिए, फिर उसमें क्या होता है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट का तरीकेकार बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप फिर किसी ऐसे बंदे को चीजें दिखा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल एक ट्यूटर प्रोवाइडर सर्विसेज देने वाला एक बिजनेस है। क्या करता है वो, ट्यूटर्स प्रोवाइड करता है, या वो इंस्ट्रक्टर टीचर प्रोवाइड करता है। अब टीचर वो डायरेक्टली ये समझ लो कि किसी भी जो पेरेंट्स हैं उनको नहीं असाइन कर रहा, वो जो टीचर प्रोवाइड करेगा, किसको प्रोवाइड कर रहा है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इनको प्रोवाइड करने का बिजनेस है। भाई मैंने फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन बनाई और एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से की कि जितने टीचर हैं वो मेरे पास आके अपनी सीरीज जमा करवाते हैं, बच्चों सीरीज मेरे पास जमा हो गए, और मैं क्या काम कर रहा हूं कि मैं उनको कह रहा हूं कि भाई उनकी जितनी भी सीरीज है आप मैं सब स्कूल तक पहुंचाऊंगा, और पहुंचाने की जरूरत नहीं है, सब स्कूल को मैंने बोल दिया कि भाई जॉब की अगर जरूरत है आपको, आपके उसमें किसी वो इंस्ट्रक्टर की, तो आप मुझे बता दो। तो वो मुझे बताएंगे हाँ मुझे इंस्ट्रक्टर की जरूरत है, तो मेरे पास बंच ऑफ सीरीज होगी, मैं वहां से निकालूंगा और यहाँ पर दे दूंगा, हो गया। अब मेरा क्या फायदा, मैं दोनों साइड से कमीशन लूंगा। सर्विस बेस्ड बिजनेस, बात समझ आ रही है, ये हो गया सर्विस बेस्ड में। अब लेकिन ये सर्विस बेस्ड बिजनेस क्या, B2B, B2C नहीं है। अच्छा, इसको B2C भी यूज कर सकता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वो जो टीचर है उसको डायरेक्टली करवा दूं स्टूडेंट या फिर जो पेरेंट्स हैं उनके थ्रू, लेकिन दोनों जगह मार्केटिंग करने का तरीकेकार चेंज होगा। अगर मुझे इंस्टीट्यूट वाली मार्केटिंग करनी है तो मैं फेसबुक पे जहां चाहे जिस भी लेवल पे मार्केटिंग करूं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 24 के अंदर या फिर बल्दिया टाउन के अंदर सब जगह मैं चाह रहा हूं, मुझे जो जितने स्कूल हैं सबको मैं प्रोवाइड करना चाहता हूं टीचर्स, किसी को भी मसला डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर आए या हमारी ऐप पर आए या मैंने व्हाट्सएप ग्रुप से स्टार्ट लिया या फेसबुक पेज से स्टार्ट लिया बल्दिया टाउन के अंदर, किसी को भी टीचर जरूरत है मुझसे रब्ता करें, मैं अगले दिन ही टीचर प्रोवाइड कर दूंगा जो उनकी जो है वो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो अब इसके लिए मुझे बाहर जाके बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है क्या करना है, स्कूल वालों से मीटिंग करनी है, कॉलेजेस वालों से मीटिंग करनी है, यूनिवर्सिटीज है तो उनसे जाके मिलना है, इंस्टीट्यूट्स है तो इंस्टीट्यूट्स है, जो हमारी एकेडमीज है, जो कोचिंग सेंटर्स है, उनसे जाके मुलाकात करनी है और उनको बात करना है। यहाँ मार्केटिंग का तरीकेकार चेंज होगा। मैं बाहर बोर्ड जितना भी लगा दूं उससे इतना बड़ा फर्क नहीं, क्योंकि आम ऑडियंस के लिए वो है ही नहीं, समझ रहे बात। तो यहाँ मार्केटिंग का बिजनेस चेंज होने की वजह से, ऑडियंस चेंज होने की वजह से, कंज्यूमर चेंज होने की वजह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है। समझ आ रही है बात। फॉर एग्जाम्पल पैम्पर कंपनी है, बिल्कुल पैम्पर बेच रही है। पैम्पर कौन यूज करता है, बच्चे यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बच्चे यूज करते हैं, लेकिन पैम्पर खरीदने कौन जाएगा, बच्चा तो नहीं जाएगा, बड़े जाएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से बनाते हैं कि पेरेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए। समझ आ रही है बात। एडवर्टाइजमेंट इस टाइप की बनाई जाती है कि उससे क्या की जाए, पेरेंट्स
को अट्रैक्ट की जाए। फॉर एग्जाम्पल आप थोड़े से बड़े बच्चे हो गए, ठीक है, जो बच्चों ने पैसे नहीं खर्च करने, लेकिन अब वो बच्चा किस काबिल है कि माँ बाप को बोल सकता है, तो अक्सर फिर इस टाइप की प्राइस वाले जो ब्रांड्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों को। इससे अभी थोड़ी देर पहले की एग्जांपल देता हूँ कि मेरी बच्ची छोटी है, बीमार थी, मैं 24 लाया हुआ था एक क्लिनिक में, सामने रहमत, मेरे ख्याल कोई डॉक्टर है रहमत सामने, तो वहाँ तो अब एक बंदा उसने बड़ी जबरदस्त तरीके से अपनी प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए, उन्हें तो बच्चों के लाइटों वाले गुब्बारे वगैरह, वो आके चुपचाप कुर्सी लगा के बैठ गया वहां। वो है बच्चों का हॉस्पिटल। अब ना उसको आवाज देने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, बस प्रोडक्ट दिखाएगा, ठीक है। अब पेरेंट को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, वो अगर 100 वाली चीज 50 वाली चीज 100 बोलेगा तो बच्चा खुद करवा के निकलवा लेगा। अब उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज हो गई। लेकिन मैंने कहा फिर जो छोटा बच्चा है उसके लिए किसको कन्विंस करना पड़ेगा, पेरेंट्स को कन्विंस करना। तो यहाँ जो बिजनेस की नेचर है उसके हिसाब से मार्केटिंग की नेचर बनेगी। हम जिस तरह जाएंगे कोशिश करेंगे B2C में जाए, लेकिन बिल फॉर एग्जांपल किसी के पास सोर्सिंग बहुत पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग किस्म की सोर्सिंग है किसी भी चीज की, तो हम उसको रिकमेंड करेंगे यार आप B2B भी जाओ, फिर यहाँ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज होगी। अब ऐसा नहीं कि ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन इसकी भी बहुत बड़ी मार्केट है। होलसेलर आपने देखा अक्सर आजकल, उस पर आप फेसबुक पे देखते हैं बहुत सारे होलसेलर आए हुए होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट बताते थे इतना ऑर्डर करा दो 1000 पीस। उन्होंने डिफाइन किया होता है MOQ, ठीक है, कि कम से कम कितनी क्वांटिटी आप ऑर्डर कर सकते हो, इतनी क्वांटिटी बिल्कुल 100 पीस से कम हम नहीं देंगे आपको। नॉर्मल प्रोडक्ट में तो क्या होता है, मुझे घड़ी खरीदने तो एक खरीदने जा सकता हूँ ना, लेकिन होलसेलर बताएगा 100 से कम नहीं मिलेगा, तो मैं तो क्लिक ही नहीं करूंगा, मैं तो कंज्यूमर हूं। लेकिन अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं फिर तो मैं क्लिक करूंगा, बस। तो इस टाइप की ऑडियंस को वो क्या करेगा, ट्रैक करेगा। और ये आप ये समझ लो कि फिजिकल में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ऑनलाइन के अंदर इस तरह की ऑडियंस को ट्रैक करना, इस तरह का डेटा निकालना कोई बड़ी खेल नहीं है। ये बहुत अच्छा काम करता है फेसबुक की मार्केटिंग, चाहे वो मेटा मार्केटिंग हो, चाहे वो टिकटॉक की मार्केटिंग हो, गूगल का तो ये कि एडसेंस बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज्यादा ऑडियंस पाकिस्तान में पढ़ी लिखी नहीं है कि वेबसाइट पे जाके सर्च करें। फॉर एग्जांपल आपने कोई शर्ट लेनी है, कोई शूज लेने, तो आप क्या गूगल पे जाते हो, आप दराज खोलते हो, फेसबुक पे कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हो वहां, लेकिन बाहर मुल्क में ये रुझान नहीं, बाहर मुल्क में जाके सर्च किया जाता है गूगल के ऊपर टी-शर्ट्स के बारे में, फिर वो ब्रांड्स आते हैं, उनके आर्टिकल पढ़ते हैं लोग, फिर जाके प्रोडक्ट लेते हैं वो लोग, ठीक है। वो एक अलग अलग नेचर है जी। ड्रॉप शिपिंग का, हाँ आप दो चीजें, एक होता है ड्रॉप शिपिंग का प्रोसेस, एक ये तरीके का, दूसरा है यहाँ से वहां भिजवाना। यहाँ से वहां भिजवाने के लिए दो आपको जो है वो हर्डल्स फेस होते हैं। क्या है, बड़ा सिंपल, एक है यहाँ से भेजने वाला मसला, उसके लिए लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस मिल जाते हैं आजकल बहुत सारे लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस है। अभी हम जिस कंपनी के अंदर रिसेंटली मैं काम कर रहा हूँ, अब जो हमारा अगला टारगेट है वो दुबई है। हमने पाकिस्तान में अच्छी खासी सेल कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और सेल सस्टेन है। एक पॉइंट पर है कि भाई हम महीने की 1 करोड़ सेल कर रहे हैं, तो वो 1 करोड़ सस्टेन हुई है, 1 करोड़ की सेल हो रही है। अब अगला टारगेट हम कहते हैं इसको 2 करोड़ बनाने से अच्छा एक दुबई में ऐसा सेक्टर खोला जाए जहां पर आप प्रोडक्ट भेजें। अब उसके लिए जाती बात है, हमने मीटअप करना शुरू किया लोगों से, और हमें एक कंपनी ऐसी मिल गई है जो कि वहां के हिसाब से, अब क्या उसके हिसाब से डॉलर के हिसाब से अमाउंट शो होगी, वो डॉलर के हिसाब से चार्ज करेंगे। जो अभी तक सबसे बड़ा इशू आ रहा है ना, वो है पेमेंट गेटवे का। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ना पेमेंट गेटवे के बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि शॉपिफाई पेमेंट्स एक मेथड है, पूरी दुनिया उसको यूज करती है। मैं कनाडा में बैठ के दुबई में चीजें बेच सकता हूँ, दुबई में रह के कनाडा, पूरी दुनिया में कहीं पर भी, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह माल बेच सकता हूँ, पेमेंट भेज सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत मसला है, शॉपिफाई पेमेंट्स पाकिस्तान में काम नहीं करता, पेपाल आपको पता है पाकिस्तान में काम नहीं करता। तो जितनी इस तरह की कंपनी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो ब्लैकलिस्ट टाइप की कंट्री है उनकी नजर में, तो इस वजह से पेमेंट्स अवेलेबल नहीं। हाँ जुगाड़ है, जुगाड़ अवेलेबल है, आप गूगल पे जाके लिखोगे पेपाल का अकाउंट भी आपको बनाना बता देगा वो बंदा, और पेमेंट भेजना और रिसीव करना ही बता देगा। लेकिन वही बात है कि वन टाइम की पेमेंट रिसीव हो जाना इज नॉट अ सक्सेस। आपको जब बिजनेस करना है तो आप इतना पैसा फंसा रहे हो, तो बार आप रिस्क पे नहीं खेलोगे, फिर आप पक्का ही काम करोगे। चाहे अगर एक जगह $100 लग जाए, एक जगह $1000 लग रहा है, आप बोलोगे $1000 लगा के भी काम बन रहा है तो मैं वो करूंगा, क्योंकि $100 का मसला है कि आपके लाखों डॉलर फंस जाएंगे।
समझ रहे बात। तो इस टाइप का लें। और दूसरा तरीका ड्रॉप शिपिंग है, वो थोड़ा सिंपल तरीका है। मतलब एक आप अलीबाबा या इधर उधर स्टोर पर गए, वहां से आपने कोई प्रोडक्ट देखी, उसके कम रेट पे आपको वो मिला, आपने उसको उठाया, वहां से उसकी एडवर्टाइजमेंट अपने पेज पे की और अमेरिका वगैरह बाकी जगह की ऑडियंस को दिखाया वहां से भी। लेकिन वहां पे भी वही इशू आता है, पेमेंट आपके बाहर के अकाउंट में आती रहेगी, बाहर के अकाउंट में, वहां से यहाँ कैश करवाना थोड़ा सा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कोई मामू चाचू ताया वाया कोई भी वट एवर फैमिली या कोई फ्रेंड किसी भी बाहर कंट्री में, उसका एड्रेस यूज कर सकते हो आप, पेपाल या दूसरा अकाउंट बना सकते हो, उसके थ्रू वहां से कैश। और क्योंकि दुबई से आपके कजन भी तो पैसे भेजते होंगे, कनाडा से भी तो लोग पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, वो मसला नहीं है। ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम है कि टैक्सेशन का मसला है, टैक्स बहुत ज्यादा है। अभी आपको रिसेंटली बता दूं कि ई कॉमर्स में पहले कोई टैक्स नहीं था, अब ईएसटी लग चुकी है। पहले तो सिर्फ जीएसटी होता था ना, अब ईएसटी भी है, ई कॉमर्स सेल टैक्स, और वो लगा अभी स्टार्ट में 4% लग गया, 2%। अभी हमारे लिए बहुत बड़ा हेडेक है। नहीं 18% ओवरऑल है जीएसटी हर प्रोडक्ट पे। आप दुकान वाले हो, कोई चीज भेजोगे तो 18% करेगा। ई कॉमर्स के लिए है 4%, ठीक है। 2% उसमें इनकम टैक्स है और 2% ये। अभी हम पिछले एक हफ्ते से इसी के ऊपर लगे हुए कि बाकी का वो क्या करना, क्योंकि ये बड़ी रकम बनती है। ऐसे तो 1000 रुपए पे 40 रुपए है, लेकिन मसला है कि आपका 1000 रुपए पे नेट प्रॉफिट ही 200 रुपए था, और 200 में से 40 चले जाएंगे। अब ये सोचना पड़ता है कि वो कस्टमर को बहुत 40 बढ़ाओगे तो फिर प्रॉब्लम है, कस्टमर लेगा नहीं, सेल डाउन आ जाएगी। तो अभी इसके ऊपर हम रिसर्च करें, इसी के ऊपर लगे हुए। बहरहाल आते हैं यहाँ B2C और B2B। हमारा मेन फोकस हम यहाँ रखेंगे, फोकस या आप बोल दो हाई प्रियोरिटी पे। मैं इसको आपको कमेंट करूंगा, हाई प्रियोरिटी दे दो, ठीक है। आप इसको हाई प्रियोरिटी पे काउंट करो। क्या है भाई, इसको थोड़ा सा हम कम कर देते हैं और मैं इसको जूम कर देता हूं, ठीक है भाई। तो यहां आ जाते हैं, तो आप इसको रख लो हाई प्रियोरिटी पे। ओह 1 सेकेंड यार, ठीक है, ये आप रख लो इसको हाई प्रियोरिटी के ऊपर। तो B2B या फिर B2C वाली कहानी है। अब इसके अंदर जो बिजनेसेस आते हैं ना हमारे पास, उसमें भी मल्टीपल टाइप्स हैं। एक होता है हमारे पास प्रोडक्ट बेस्ड, द अदर वन इज सर्विस बेस्ड। जी भाई, विच वन इज बेटर, प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड? सर्विस बेस स्ट्रांग है जी भाई। अच्छा पहले तो कोई थोड़ा सा डिफाइन करोगे कुछ, क्योंकि यहाँ छोटे बच्चे भी हैं, तो सर्विस बेस्ड बिजनेस को अच्छे से डिफाइन कर दे। ठीक हो गया, ठीक है, बिल्कुल बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, विदाउट इन्वेस्टमेंट है। अच्छा अब एक दो चीजें हैं जिसको थोड़ा सा, सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है ना इसके अंदर, वो होती है आपकी मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट इसमें भी बहुत हाई स्केल पे करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये आप बोलोगे यार फटाफट से ये वाला काम भी हो जाता है। अच्छा प्रोडक्ट बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड में देखो कोई ना कोई आप प्रोडक्ट दे रहे थे। अच्छा सर्विस बेस्ड है ना, आप ये समझ लो कोई आप सर्विस प्रोवाइड करो किसी भी किस्म की। फॉर एग्जाम्पल नीचे एक दुकान वाला है, ठीक है, जिसका पानी का काम है, नॉर्मल तो शॉप है वैसे बेचते हैं, अब उसने सर्विस शुरू की है। क्या सर्विस? इंस्टीट्यूट है, यहाँ रोजाना पानी चाहिए, वो यहाँ सप्लाई करवा देता है, ठीक है। हाँ टीसीएस भी आप ये समझ लो कि लॉजिस्टिक की सर्विसेज दे रहा है, ये भी है इस टाइप के। जैसे आपने देखा था एयरलिफ्ट बीच में आया था, एयरलिफ्ट किसी ने नाम सुना है आप में से? एयरलिफ्ट जैसे ये अभी हमारे पास है ना, क्या नाम है इसका, इन ड्राइव वगैरह है, येंगो वगैरह है, ये सब है, करीम उबर वगैरह है, ये तो नॉर्मल, ये भी अच्छा ये भी सर्विस बेस्ड बिजनेस चला रहे होते हैं वैसे तो, ठीक है। इनकी कोई प्रोडक्ट नहीं है, ऐसी चीज नहीं आपके हाथ में कोई आप पहन लो खा लो पी लो, ऐसा नहीं, कोई ना कोई सर्विस है, लेकिन वो कमीशन बेस के ऊपर ये लोग चल रहे हैं, ठीक है। एक था एयरलिफ्ट का बिजनेस आया था जो बंद हो गया। उन्होंने क्या शुरू की हुई थी कि आप प्री बुक कर ले
एक उनकी वैन चलती थी, कोस्टर्स चलती थी, और उन्होंने टाइम बताया हुआ था इतने बजे से इतने, आप उनकी ऐप खोलते थे, पता चलता था 6 बजे इनकी यहाँ से गाड़ी जाएगी, तो सीट्स पता चलती थी कितनी सीट्स अवेलेबल है, कौन सी अवेलेबल है, आप यहीं से बुक कर सकते थे। 6 बजे आप जाते थे, और इसका फायदा क्या सर, ये तो आप करीम बुक कर दे, भाई करीम तो पैसे लेगी ना अच्छे खासे, एक बंदा पूरी गाड़ी बुक करके जा रहा है, उसका किराया नॉर्मल बसों जैसा किराया था, ठीक है, 100-150 रुपए ऐसे, तो फी बंदे के ऊपर बड़ी कम, और अक्सर ऑफिस जाने वाले लोग उसको रेगुलर बेसिस पर यूज कर सकते थे। बट बड़ी इन्वेस्टमेंट किया, सारा कुछ किया, लेकिन कई सारी चीजों में फेलवर रहा और वो फिर बंद करके चले गए वो लोग, ठीक है। तो एयरलिफ्ट एक स्टार्टअप था जो कि एनईडी से था, एनआईसी से, हम भी वहीं से, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, एनईडी के अंदर एक ऑफिस है, हम भी वहीं पर होते हैं, तो वहीं से उसका ताल्लुक है। वो एयरलिफ्ट वाले हम जानते हैं, ये बाइकिया का ओनर जो है वो भी वहीं पर होता है हमारे साथ ही। इसी के साथ अगर आपने मैग्नस नाम की एआई बेस्ड कंपनी उसका नाम सुना, वो भी वहां पर होते हैं। इस टाइप के बहुत सारे स्टार्ट, फूड पांडा का स्टार्टअप वाला जिसने फूड पांडा पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट किया था, फिर हैंडओवर कर दिया किसी के, वो बंदा भी हमारे साथ होता है। तो इस टाइप की कम्युनिटी वहां पर एक पूरी है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये बिजनेस की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे जब आप जाएंगे तो इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। बहरहाल यहाँ पे दोनों के अलग अलग प्रोस एंड कॉन्स हैं कि भाई क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस है। प्रोडक्ट बेस के अंदर अगर बता दूं ना, तो प्रोडक्ट बेस काफी हद तक बेटर है, लॉन्ग टर्म चलने वाला भी है, ये भी है। सर्विस बेस के ऊपर भी होता है, देखो सर्विस बेस के अंदर मल्टीपल चीजें आती हैं। अगर आप आईटी से ताल्लुक रखते हो तो आप सास बेस देते हो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास कहलाता है। अगर मैं यहाँ आ जाऊँ बिल फॉर एग्जांपल, तो ये मेनली आईटी सेक्टर के अंदर सास कहलाता है। सास का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, के भाई आप जो सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करो वो चीज वहां पर है। अच्छा, जो प्रोडक्ट बेस है ना, उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कि काफी अच्छी है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्ट पूरा आपके पास, आप मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हो, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग आपके कंट्रोल में। दूसरा, प्रोडक्ट बेस के अंदर एक चीज कहलाती है जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको कल के दिन बताई थी, कम्योडिटी प्रोडक्ट्स। कम्योडिटी प्रोडक्ट, इस टाइप के जो बिजनेसेस है ना, ये लॉन्ग टर्म चलते हैं, रेगुलर बेसिस पे। फॉर एग्जांपल धागा की एग्जांपल मैंने दी थी, भाई धागा नहीं, सब कुछ बंद हो जाएगा, धागा नहीं बंद होगा, क्योंकि कपड़ा तो बनना ही है, आपने और कुछ नहीं करना, कपड़े तो पहनने, और कुछ नहीं, खाना तो खाना ही है। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घड़ी नहीं खरीदूंगा, लेकिन खाना तो खाना है, ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नए कपड़े नहीं खरीदूंगा, लेकिन खाना तो खाना है, ठीक है। इस टाइप की चीजें क्या है, कम्योडिटी प्रोडक्ट की तरफ आ जाती है। तो कोशिश करेंगे हम आगे जाके जो देखें वो कम्योडिटी बेस की प्रोडक्ट की तरफ जाने लगे। अब जो मेन आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस जो न्यू ट्रेंड है हमारा ई कॉमर्स या ऑनलाइन बिजनेस। हमने ये समझा है जो पुराना बिजनेस था उसको नए बिजनेस के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अब हम प्रोडक्ट बेस के ऊपर ही टोटली हमारी वो तवज्जो रहेगी, हम प्रोडक्ट बेस के ऊपर ही बात करेंगे, उसी के ऊपर काम करेंगे। यहाँ आते हैं, एक नया इनपुट खोलते हैं, इसके अंदर आते हैं और ट्रेडिशनल बिजनेस लेआउट में बदल देता हूँ, फ्लो हम ये बोल देते हैं। जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं उनका फ्लो किस तरह से काम करता है वो हम देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इसको शॉट डाउन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आओ यहाँ ट्रेडिशनल जो बिजनेसेस होते हैं, अब मुझे बताते जाए वन बाय वन। एक शॉप वाला है जिसने 24 के अंदर दुकान खोली है, ठीक है, जिसने क्या किया है 24 के अंदर एक शॉप खोली है, वो कोई प्रोडक्ट बेचता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लो, आप डालो कैप का बिजनेस करता है एक बंदा, क्या क्या चीजें होंगी सबसे पहले उसके पास बेचने के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्ट होगी एक, ठीक है। उसके बाद कोई शॉप लेगा, वो शॉप के बाद इन्वेस्टमेंट तो जाहिर सी बात है होगी, तो वो तो ऑनलाइन के अंदर भी है ऑफलाइन के अंदर भी है। और क्या है, क्या उसको, हाँ वो तो चलो पूरा है ना, शॉप है, शॉप तो है। ये जो शॉप ली है, अगर मैं बात करूं, मैं जो शॉप को मैंने छेड़ा है यहाँ हो रही है, चले आते हैं यहाँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल तो शॉप होगा, अगर शॉप की एग्जांपल ले लूं तो शॉप को उसको अपने हिसाब से डिजाइन करना होगा, ठीक है।
जब वो डिजाइन करेगा तो जाहिर सी बात है शॉप को पूरा मेंटेन करने के लिए उसकी एक कॉस्ट लगेगी। आप शुरू में ये कह दो कि डिजाइनिंग कॉस्ट, ये भी होती है, वट एवर। आप इसमें सर एक कैब वाला क्या शॉप डिजाइन करेगा, भाई केबिन तो लेगा ना, केबिन पहनेंगे, 10 चीजें हैं वो तो करेगा ना शुरू में, तो वो उसकी एक कॉस्ट है। अगर कोई बड़ी दुकान खोल रहा है तो दुकान को जाहिर सी बात है आपके सामने रिन्यू करना पड़ता है। पूरे कपड़े बेचने वाली दुकान है तो उसके अंदर बहुत है, चश्मे बेचने वाली तो वो अलग है, हर चीज की शॉप तो उसमें, तो ये एक बड़ा एक्सपेंस शुरू में ही सामने आता है। क्योंकि मैंने अभी कंपेयर करवाना है ऑनलाइन वर्सेस इसको, तो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट वो शॉप, और उस शॉप का कोई रेंट भी होगा। अच्छा, रेंट के साथ क्या होगा, बिल्स भी आएंगे, ठीक है। अब बिल्स आ गए, ठीक है। अब वो रेंट के अंदर अगर ये वाली बड़ी कॉस्ट भी काउंट कर लो जो उन्होंने बताया, एडवांस कॉस्ट भी होती है, ठीक है। ये वो सारी चीजें इन्वेस्टमेंट या पैसा फंसने वाला। फिर आपको पता चलेगा जब आप 1 लाख की सेल कर रहे होगे और एक दुकान वाला 1 लाख की सेल कर रहा होगा, उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क होगा। आप दुकान का किराया नहीं भर रहे होगे, आप बिजली के बिल नहीं भर रहे होगे, 10 चीजें हैं जो उससे आप बच रहे होगे, लेकिन कुछ चीजें जो आप पे कर रहे होगे वो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। ये अच्छा, क्या वो कोई बड़ी मार्केटिंग करता है, उसको मार्केटिंग करने की जरूरत है? हाँ, उसको कोई मार्केटिंग करने की जरूरत है? थोड़ी बहुत वन टाइम कर दी तो बस ठीक है, एक आध बोर्ड लगा दी, लेकिन 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 अगर वो मार्केट से दूर है तो भी मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर 24 मार्केट के अंदर है या 9 नंबर है या आगे किसी है या सदर के अंदर है या बोल्टन है, तो उसको मार्केटिंग की नीड नहीं है। मतलब कोई अच्छा, बोल्टन चले जाओ आप, लोगों की दुकानों के बोर्ड भी नहीं होते, वो मार्केट के अंदर बैठे में कोई जरूरत नहीं, तंग हुए हुए होते हैं वैसे ही। नए कस्टमर को अक्सर कस्टमर भगा रहे होते हैं, उनके पास इतना कस्टमर होता है, ठीक है। ये है कम्युनिटी, तो वो मार्केट प्लेस में बैठे हुए, तो इस वजह से उनकी सेल क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। अच्छा, जो अलग होगा उसको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, बोर्ड भी लगाना पड़ेगा, दुकान को थोड़ा और अच्छे से रिन्यू करना पड़ेगा, 10 चीजें हैं जो उसको जिसका ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा और कोई कॉस्ट यहाँ पे? हाँ हाँ, आप समझ लो डेली बेसिस की कुछ कॉस्ट होती है। अब इसमें सारी चीजें आप छोटी मोटी काउंट कर लो, क्या चाय हो गई, छोटे मोटे और अखराजात हो गए, कोई बैठा खाया, खाना पीना कर लिया, शॉप पर होगा तो ये सारे अखराजात तो पक्के बेसिस पर होंगे, ठीक है। इनिशियली, अच्छा ये जो कंपैरिजन चल रहा है ये इनिशियली चल रहा है, क्योंकि एक भाई गुल अहमद जो है वो अगर इतना बड़ा ब्रांड बना के, तो उसका भी तो आउटलेट है, उसका भी तो बिल्स हैं, सब कुछ तो उसका भी है, लेकिन फर्क है ऑनलाइन बेचने और ऑफलाइन बेचने के। वो ऑफलाइन भी बेच रहे हैं, आउटलेट बना के भी बेच रहे हैं, तो उस तरह के 10 खर्चे तो वहां पर हैं ही हैं। और फिर उसका ये सब चीजों का ताल्लुक डायरेक्ट कस्टमर पे इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, आपने कोई चीज मंगवाई ऑनलाइन, ठीक है, आपने एक शूज ऑर्डर की ऑनलाइन, और शूज आपके पास अच्छी पैकेजिंग में आ गए, बेहतरीन करके, बेहतरीन बक्सा सारा कुछ आपको मिल गया। आपको ताल्लुक है कि ये शूज चाहे उसने झोंपड़ी में बैठ के पैक करके आपको भेजे हो, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? समझ आ रही है बात? तो वहां उस पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट प्रॉपर मिल रही है, समझ रहे बात? तो उस पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ इस टाइप के बहुत ज्यादा खर्चे हैं, ठीक है। ये अच्छा होता क्या है, अब दोनों बिजनेस के अंदर मकसद क्या है वो समझते हैं, मकसद को थोड़ा सा समझेंगे ताकि हमें ये चीज क्लियर हो सके कि यार हम किस पॉइंट पर जाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब आता हूं यहाँ, मैं अगर कहता हूं बिल फर्स एक बिजनेसमैन है, ठीक है, शॉप वाला, एक मैं फॉर एग्जांपल यहाँ बोल देता हूँ, एक शॉप वाला है, इसकी एक है SHOP शॉप, ठीक है। ये शॉप वाले का मोटिव क्या, ये क्या करता है, एक प्रोडक्ट उठाता है, ठीक है, प्रोडक्ट किसी को बेच देता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हमें यहाँ करना पड़ेगा, ये यहाँ आ जाए और उसको भी थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, ठीक है। इसका क्या मकसद है, इसका मकसद है कि मैंने एक प्रोडक्ट जो है कस्टमर को सेल करनी है, सेल टू कस्टमर। आप इस चलो इस जगह हम ले लेते हैं कस्टमर, कस्टमर को दिया, और एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ एक चीज लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रोडक्ट। शॉप वाले ने कस्टमर को क्या दिया, प्रोडक्ट दिया, ठीक है, बेस्ट हो गया। अब एक और चीज समझते हैं, के मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे से एरो ले आता हूँ, ये बदले में इस शॉपकीपर को क्या मिलेगा,
ना 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 ना, मैंने कल एक बात बोली थी बिजनेस करते हुए, क्या चीज, क्या, हाँ क्या कह रहे थे आप, क्या मिलेगा? हाँ, वो पैसे तो वैसे भी मिलेंगे ना, इनकम मिलेगी टोटल, वो भी हम डिफाइन करेंगे। जो पैसा मिलता प्रॉफिट नहीं होता ना, वो तो इनकम होती है। तो एट द एंड मोटिव क्या है? प्रॉफिट चाहिए। मैंने प्रोडक्ट देनी है, बदले में क्या लेना है? प्रॉफिट देनी है। चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, एक बिजनेस का मेन मोटिव यही होता है। शॉपकीपर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई कंपनी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो जिसने प्रोडक्ट भी या सर्विस भी, या प्रोडक्ट भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है, कस्टमर तक बदले में क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। ये दोनों बिजनेस किसके अंदर है। फर्क कहां है? ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंदर। ऑफलाइन के अंदर ये सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस के अंदर चीजें मौजूद है। प्रोडक्ट दोनों में होती है। शॉप डिजाइन करनी पड़ेगी ऑनलाइन में, कोई जरूरत नहीं है। शॉप रेंट करवानी पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है। बिल्स भरने पड़ेंगे, कोई जरूरत नहीं है। डेली बेसिस के छोटे मोटे एक्सपेंसेस होंगे, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वो चीजें जो इनिशियल बेसिस पर आप जब ऑनलाइन की तरफ आते तो फौरन से कट जाते हैं। अब ऑनलाइन के अंदर क्या चीजें होंगी उसको हम इंशाल्लाह समझते हैं। आते हैं यहाँ एक पैटर्न बनाते हैं जिसके अंदर हम अब ऑनलाइन बिजनेस को लेते हैं। ठीक है, अब ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हमारे पास मेनली क्या चीज है? सबसे बड़ी चीज वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद हमने करनी होती है मार्केटिंग। मार्केटिंग के बाद हमारे पास एक चीज आती है जिसको कहते हैं सेल्स। ठीक है, सेल्स हो जाने के बाद जब हमारे पास सेल हो, तो मेन मोटिव तो यही है। और उसके बाद आपके पास जो गेट होता है वो है समझ लो प्रॉफिट, या जो भी आप लॉस की कंडीशन बोलो तो लॉस। तो ये हमारे पास जर्नी होती है ऑनलाइन की, और ये जर्नी होती है हमारी इसके अंदर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट है। यहाँ ये सब चीजें जो है ना, ये सब निगलेक्ट हो जाती है किसके थ्रू? मार्केटिंग के थ्रू। तो ये वाला पार्ट इसके अंदर भी है, इसने भी करना है सेल, ठीक है, इसने भी करना है प्रॉफिट, तो इसने भी करना है प्रॉफिट। इसके अंदर ये सारी चीजें जहां पैसा स्टक होगा, यहां पर क्या होगा ये। अच्छा, अब इस चीज को मैंने थोड़े से टॉपिक में लिखा है, क्या क्या पॉइंट है मैं बहुत सारे बताता हूं। ये तो कर लिया। अब हमने डिजिटल मार्केटिंग या फिर सेल्स थ्रू डिजिटल मार्केटिंग के कुछ चीजें पढ़नी है, उस पर आता हूं मैं। यहाँ पैटर्न बनाता हूं, ऑनलाइन सेलिंग या सेल्स थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लाजमी अपने पास लिख लेना, नोट कर लेना। अभी तक का जो पूरा लेक्चर गुजरा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं अब यहां लिखने वाला। एक है प्रॉस, मतलब एडवांटेजेस क्या है इसके, और दूसरे नंबर पे हम समझेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या। ठीक है, पहले नंबर पर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूज मार्केट। अब कंपेयर करता जाऊंगा। ह्यूज मार्केट से मुराद बहुत बड़ी मार्केट है ऑनलाइन में। फॉर एग्जांपल 24 में एक दुकानदार है, ये हमारे सामने एक शॉप वाला बंदा है, कहां तक मोबाइल बेच सकते हो? 9 नंबर से आते होंगे लोग, बल्दिया टाउन से आते होंगे, 24 से आते होंगे, हाँ औरंगी टाउन से। फॉर एग्जाम्पल चलो वो जान पहचाना ही है, यहाँ तक को टारगेट एक शॉप के लिहाज से। अगर आप बोलो तो सर मेरे तो दूर से भी आते हो सकता है ऑनलाइन कर रहे होगे ना, ऑनलाइन को हटा दो तो एक कस्टमर कहां से आ जाएगा? बल्दिया 24 से खरीदने वाला 70-80% क्या होगा? बल्दिया टाउन क्या होगा, या आप समझ लो हपचोकी से ज्यादा से लोग आ जाते होंगे, उनके लिए सदर के बजाय यहाँ आ जाते होंगे। हाँ, लिमिटेड जोन है जहां पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मार्केट ह्यूज है, तो बैरियर नहीं है कोई, नो बैरियर। कोई बैरियर नहीं है आपके लिए, रुकावट नहीं है, जिसका दिल करता है आराम से शुरू कर सकता है। ऐसा नहीं कि यार 24 मार्केट में तो दुकानें फुल है, एंट्री नहीं है। फेसबुक नहीं बोलेगा जितने पेज बनाने बना लो, एक पेज फेल हो गया दूसरा पेज बना लो। पहली वाली चीज समझ आ गई। दूसरा बहुत मजे की चीज जो अभी मैंने समझा दी, उसको मैंने कहा ना ऊपर वाले पॉइंट इसलिए बताएं इसको कंपेयर करने के लिए। अब आपको याद होगा। अब अगली चीज है लो कॉस्ट टू स्टार्ट। लो कॉस्ट चाहिए बिल्कुल स्टार्ट करने के लिए। अब इसमें मैंने वो जो पॉइंट आपको डिफाइन की वही सारी बातें, नो रेंट, कोई रेंट नहीं देना पड़ता, नो बिल्स,
एंड नो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। अब ये शॉप वाइज लाइक फिजिकल, ठीक है, ये कर लो आप, नो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में फिजिकल के हिसाब से बोल रहा हूँ, ऑनलाइन के अपने एक्सपेंसेस है। अच्छा, और अगली चीज, शॉप की टाइमिंग क्या आपकी, या और भी कोई है शॉप वाला? एक ने बताया था, हाँ कितने, 11:30 थे, 12:30, ठीक है, 10 से 11 बजे, सुबह 10 से रात 11 बजे तक, ये तो नहीं सुबह के 10 से 11 ठीक है, 10 से 11 बजे तक जी, 8 से 11। तो यार रात को 4 बजे क्यों नहीं खोलते हो? और रीजन बताओ, रात के 4 बजे क्यों नहीं खोलते हो? मार्केट बंद हो तो क्या आप अपनी खोल लो? मसला, मेन पॉइंट बताओ। दैट्स द पॉइंट, सेल नहीं होगी। पॉइंट ये, मार्केट बंद है, भाड़ में जाए मार्केट। भाई रात के 4 बजे मार्केट बंद है, तब भी शीशे वाला उसी मार्केट में कोने पे दुकान खोल के बैठा हुआ होता है, जिन्होंने आना होता है क्योंकि उसके कस्टमर आ रहे होते हैं। ये अपना वाला जो आपका मेन रोड है, माश मोड़ वाला, दिल्ली वाली है गली, दिल्ली वाला, उसके साथ एक मार्केट बनी हुई है बड़ी जबरदस्ती, मेरे ख्याल मोबाइलों शोबाइलों की मार्केट है, उसके अंदर एक गेम वाला बैठा हुआ है। मैं 2 बार जा चुका हूँ दोस्त के साथ गेम खेलने, किसी दोस्त का दोस्त है वो। तो रात को 3, 3:30 बजे 4 बजे तक खुला होता है, सारी मार्केट बंद होती है। बाहर एक चाय वाला है जो वो टेबल लगा के लोगों को चाय दे रहा था, उसको बोल देता है आधा शटर खोल कर ना, सब जाते हैं आधे शटर से नीचे, वो गेम्स लगाई होती है, गेम खेलते हैं। तो वो रात के 3 बजे भी खुला हुआ है, क्यों? उसका कस्टमर उस टाइम आता है। तो ऑफलाइन के अंदर बैरियर है टाइमिंग का, 24/7 आप नहीं प्रोडक्ट बेच सकते, ठीक है। स्पेशल केसेस में हो जाता है, आपकी दुकान कोई हाईवे शाईवे पे है, कोई ऐसी वो स्पेशल केस, फिर मैंने कहा वो भी फिर स्पेसिफिक तबका, छोटी ऑडियंस। लेकिन यहाँ क्या है, 24/7 यू कैन सेल। भाई एडवर्टाइजमेंट चलाओ, रात को पैसा लगाना शुरू करो, सुबह 6 बजे तक जब सो के उठोगे 100 मैसेजेस पड़े हुए होंगे। अबे रात ऑडियंस जाग के रात को खरीद रही है ऑनलाइन, रात को 3 बजे 24 मार्केट आगे कोई कैप नहीं खरीदेगा, ऑनलाइन ऑर्डर वाला खरीद लेगा। समझ आ रही है बात? टी शर्ट बेचोगे बिक जाएगी, ग्लासेस बेचोगे बिक जाएगी, शूज बेचोगे बिक जाएगी, नाइट ड्रेसेस बेचोगे बिक जाएगी, ट्राउजर शर्ट बेचोगे बिक जाएगी, कुछ भी बेचोगे बिकेगा, ठीक है। एक तो ये, तो पॉइंट समझ आ रहे हैं? अभी वो जो ऑफलाइन को कंपेयर किया था, वहां जो मसले बताए थे उसको कंपेयर किया कि ऑनलाइन के अंदर ये नहीं। अब आते हैं यहाँ पे ऑनलाइन में फ्रॉड क्या क्या, फायदे क्या क्या ऑनलाइन के अंदर। अच्छा जी, एक और चीज है, अच्छा यहाँ इसको और आसानी से लिख सकते हो आप, 24/7 कस्टमर सर्विस कर सकते हो आप, कस्टमर सर्विस, ठीक है। कस्टमर सर्विस में सब चीजें आ जाती है। कस्टमर आया जिसने ऑर्डर करवा लिया, ट्रैकिंग पूछ रहा है कब मिलेगा, तो वो सारी चीजें, जी जी हाँ, सारी चीजें बिल्कुल आपने जो बताया हर पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ, अच्छा 24 कस्टमर है, स्केलेबिलिटी बहुत आसान है, स्केल करना आसान है एज कंपेयर टू वो मेरे कंट्रोल में है। आज लाख की सेल हुई है, कल 10 लाख की सेल करनी मेरे कंट्रोल में, 24 मार्केट वाले के कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं, अच्छा बार बार 24 की एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि साथ में 24 है, वहां वाले इंस्टीट्यूट में एग्जाम्पल दे रहा सदर, क्योंकि बिल्कुल सदर के पास है वो इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो जैसे यहाँ आप, क्योंकि इस मार्केट को आप अच्छे से समझते भी हो, 24 की मार्केट का आप चलना फिरना आते जाते हम जानते हैं। तो यहाँ पर स्केलेबिलिटी में मसला ये है कि भाई जितनी भी आप कर लो, आप वो तो मैं भाई अब बिल पर यहाँ कॉर्नर पे जनरल स्कूल के बाद अल मदीना बिरयानी वाला मशहूर है, उसके बाद स्पेस वो बोले यार मैं तो एक काम करता हूँ कि 50 प्लाट लेके 50 प्लाट के ऊपर पूरे टेबल चेयर लगा लेता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ, बस मैं बिरयानी बेचता हूँ। कोई कर देगा, इन्वेस्टमेंट भी कर देगा, सब कुछ कर देगा, आ भी क्या सेल होगी इतनी है ही नहीं, अब फिर इतनी तो होगी नहीं। लेकिन ऑनलाइन के अंदर मसला नहीं है, वही पेज है, वही स्टॉक है हमारा, जिस पर हम 300 रुपए की एडवर्टाइजमेंट लगा के 3 ऑर्डर ले रहे थे, आज अब हजारों रुपए की इन्वेस्टमेंट जला के करोड़ों रुपए का रेवेन्यू बना रहे हैं वहां से, ठीक है। ये वाली चीज ऑनलाइन के अंदर, तो स्केलेबिलिटी का बहुत बड़ा हाथ है कि आप स्केलेबिलिटी बहुत
नेक्स्ट लेवल पर कर सकते हो और करेंगे इंशाल्लाह। आपके सामने आप 300 जलाओगे, मैं बोलूंगा आप 400 जलाना शुरू करो, आप 500 जलाना शुरू करो, 1000 जलाओ, 2000 जलाओ, 3000 जलाओ, जिसकी अच्छी है 5000 जलाओ। ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर हम इंशाल्लाह टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट भी बता दूंगा, वो हो नहीं पाएगी, वो जो है लगाने को बता दूंगा। उसकी एडवर्टाइजमेंट शुरू ही पर डे 6000 रुपए से होती है, 6000 से कम नहीं चला सकते। तो फेसबुक पे आप ऐड 300 रुपए से चला सकते हो। ठीक है, तो ये अच्छा, अब आते हैं मजे की चीज, बहुत मजे की चीज, डेटा। अच्छा, आपको एक चीज बताता हूं कि अब दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है? डेटा एनालिटिक्स की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2021 में ही तकरीबन एक रिपोर्ट लॉन्च की थी। उन्होंने 50 जॉब बताई थी कि दुनिया में सबसे 2025 तक या 30 तक, ये दुनिया से 30 तक तो उन्होंने कहा था पूरी दुनिया से ही खत्म हो जाएगी कुछ जॉब्स, उनकी लिस्ट दी थी 50 जॉब की, और बदले में बताया था 50 जॉब क्रिएट होंगी, ये इनकी हाई वो होगी, एफिशिएंसी के सबसे ज्यादा ये क्रिएट होंगी। जो जॉब खत्म होने वाली थी ना, उसमें सबसे पहली जॉब का ताल्लुक डेटा से था, खत्म होने वाली में, और जो बढ़ने वाली है उसमें भी सबसे पहली चीज का ताल्लुक डेटा वाली का था। जो खत्म होने वाली है उसका ताल्लुक था डेटा एंट्री से, मतलब एक बंदा आया, उसको पेपर दिया, चुपचाप बैठ के छाप दिया, ये काम ये था, होता है डेटा को सिर्फ एंटर करना। और एक बंदा है वो है डेटा एनालिटिक्स करता है। उसने कहा, आपने कहा मेरा बिजनेस डाउन है, उसने कहा मैं बताता हूँ कहाँ मसला है, रिपोर्टें ला के दो मुझे, आपने दिया जी हमारा सेल का डेटा है, ये इसका डेटा है, उन्होंने डेटा, उसने कहा यार यहाँ मसला है, आप यहाँ पे गलती करो, इसको ठीक करो। अब सोचो आपका 1 करोड़ का बिजनेस अचानक से सेल 40-50 लाख पे आ गए, अगर उसके आइडिया की वजह से उसने आपको जो उस पूरे एज के अंदर वीक पॉइंट था वो बता दिया और आपने वो लगाया, आपकी सेल वापस 1 करोड़ पर आ गई, वो 10 लाख भी मांगेगा तो आपके लिए मसला नहीं है, समझ आ दे रहे हो। और आप उस ऐसे बंदे को चाहोगे यार मेरे बिजनेस में साथ रहे, बिजनेस एडवर्टाइजमेंट एडवाइजर के तौर पे डेटा को एनालाइज करने के लिए, तो ऐसे जॉब सबसे नंबर 1 पे क्रिएट हुई। ठीक है, क्यों हुई? क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड डेटा की है। यार वो कंप्यूटर में जब पिक्चर डालते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं तो क्या चाहिए होता है, आप वीडियो डालते जा रहे हो, आप कंप्यूटर में वीडियो सेव आप और कर रहे हो और नहीं हो रही, क्या वजह होगी? स्पेस फुल हो गई है, स्पेस क्या हो गई है? फुल हो गई। तो अगली और स्पेस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? स्टोरेज लगानी पड़ेगी, हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव किसकी आएगी? पैसों की आएगी, खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा जो पहली वाली है वो भी खरीदी है, ऐसा ही है ना, फ्री में तो नहीं डेटा डलेगा, सब खरीद, 1-2 GB की USB भी चाहिए, वो भी खरीदनी पड़ेगी। फेसबुक कब से चला रहे हो? कब से चला रहे हो? मेरे मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया, ठीक है, मेरे गूगल का स्टोरेज फुल हो गया। गूगल ने तो चलो प्लेटफॉर्म बनाया 15 GB तक फ्री देता है, उसके ऊपर ये होता है। अजान हो रही है नमाज के बाद, इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, हम स्टोरेज पे थे। ठीक है, पॉज करते हैं। अच्छा तो अब मुझे फटाफट से बताना क्या क्या चीजें बताई थी, लास्ट किस चीज पर एंड किया था हमने? हाँ, स्टोरेज के ऊपर। अब बड़े गौर से समझना ये बात कि देखो स्टोरेज आपको फ्री में तो नहीं मिल रही, तो भाई मैं 2000 मेरे ख्याल में 10 या 12 में मैंने फेसबुक पे अकाउंट बनाया था, आज तक मेरा वो अकाउंट बना हुआ है। वीडियो मेरे मोबाइल, कितने मोबाइल चेंज हो गए, वीडियो डिलीट हो गए, सब कुछ हो गया, फेसबुक पे जो रखा हुआ था वो आज तक है। इतना संभाला हुआ फेसबुक ने मुझे, और बदले में 1 रुपया भी नहीं ले रहा। कभी आपसे फेसबुक ने मांगा जी आपकी वो माशाल्लाह इतनी पिक्चर होगी, ये पिक्चर चाहिए तो पैसे दो, नहीं मांगा। तो फेसबुक कमा कैसे रहा है भाई? अब पता है फेसबुक कैसे कमा रहा है? फेसबुक है रियल एस्टेट एजेंसी वाला। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, एस्टेट एजेंसी की दुकान पर आप अगर जा रहे हो, ठीक है, आपको चाहिए मकान, या किसी ने मेरे बिल्कुल मकान किराए पे देना है, तो मैं वहां जा रहा हूं, बोल रहा हूं यार मुझे मकान किराए पे देना है, मैंने उसको इन्फॉर्मेशन डेटा लिखवा दिया, वो क्या करेगा लिख के? उसके लिए वो डेटा काम का है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, उस इलाके में कहीं पर भी कोई बच्चा दिमाग में सोच रहा है ना कि भाई ये मकान बेचना है, तो मुझे डेटा दे दे ताकि मैं यूज कर सकूं। अब समझो फेसबुक क्या करता है, आप सबका डेटा लेता है। आपने अकाउंट बनाया, आपसे नाम पूछता है, ये पूछता है, फोन नंबर लेता है नहीं, अब तो नेसेसरी हो गया, बहुत सारी चीजें। उसके बाद आपको इंटरेस्ट की बेस पे चीजें दिखाता है। आप फेसबुक के ऊपर एक दफा जाओ और कोई प्रोडक्ट सर्च कर लो, कुछ भी,
आप सर्च कर लो बिलफर्स वीवो मोबाइल का कोई कवर, आप सर्च कर लो बिलफर्स कोई एयरबड्स, उसके बाद देखो आपके ठक करके उस पर एयरबड्स के एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाएंगे। फेसबुक सिर्फ आपको लॉगिन कराता है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट देखता है क्या है, उस डेटा के बिहाफ पर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। अब वो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा रहा है, बोलोगे मुझे तो एडवर्टाइजमेंट भी फ्री में दिखा रहा है, आपको फ्री में दिखा रहा है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है उससे पैसे ले रहा है। अब फेसबुक के पास क्या है, फेसबुक बोलता है आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपने कोई प्रोडक्ट बेचनी, बिक नहीं रही, फेसबुक बोलता है भाई मैं बिकवा सकता हूं आपकी प्रोडक्ट। जैसे कि कुछ लोग होते हैं किसी काम के अंदर, वो कहते हैं यार अच्छा तेरी ये प्रोडक्ट बिकवा दूंगा, मुझे पर पीस के ऊपर इतने पैसे दे देना, ऐसा होता है या नहीं? ठीक है, मैं इतने लोगों को दुकान पे ले आऊंगा, इतने लोगों को ये दिखा दूंगा मार्केट। तो फेसबुक असल में ये कर रहा होता है, आप उसको कंटेंट देते हैं, वो कंटेंट आपका दिखाता है, उसके पीछे उसका एल्गोरिथम है, वो पूरा हम डिटेल में समझेंगे क्या है, समझेगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑनलाइन के अंदर आपके पास कस्टमर का डेटा आ जाता है, जो कस्टमर चाहिए वही आपकी शॉप पर आ रहा होता है, वही बंदा, और फेसबुक ला के देता है। तो दूसरी चीज, रीटारगेटिंग करना बहुत आसान है। मतलब एक कस्टमर दुकान से चीज लेके चला गया, आपकी शॉप से एक बंदा आया, उसको एक टी शर्ट पसंद आई, वो उठा के ले गया। अब नेक्स्ट टाइम आपके पास एक नई टी शर्ट आई जो बहुत अच्छी, आप चाहते हो यार ये टी शर्ट वो उस बंदे को दिखा दूं, वो खरीद लेगा, आपके पास डेटा ही नहीं है। फेसबुक पे या थ्रू डिजिटल मार्केटिंग आपके पास ये पावर है कि आप उस बंदे को रीटारगेट कर सकते हो, आप उस बंदे को दोबारा नई टी शर्ट दिखा सकते हो, ये देख ये भी आ गया, तो वो क्लिक करके दोबारा लेगा। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है? ये है असल में डिजिटल जो ऑनलाइन बिजनेस है उसकी पावर। अच्छा, अब डेटा के अंदर क्या क्या चीजें, मेनली आ जाओ, कुछ चीजें यहां लिखी हुई हैं, ये सारी डेटा से ताल्लुक रखने वाली चीजें, ठीक है, डेटा से ताल्लुक है इनका, इनको मैं ऐसे ही कर देता हूं, यहां डायरेक्टली लिख देता हूं। पहले नंबर पे है हेल्पिंग इन डिसीजन, हेल्पिंग इन डिसीजन कि भाई क्या चीज बिकेगी क्या नहीं बिकेगी, ठीक है, ये आपको सिंपल बता देगा कि भाई ये वाली चीज बिक जाएगी और ये वाली चीज नहीं बिकेगी। अच्छा एक मिनट रुक जाओ ना, ठीक है, आगे आते हैं, ठीक है, अगले आते हैं, और चल जा भाई। अच्छा अच्छा, इसमें हेल्पिंग डिसीजन के अंदर कोई बता, कोई एक पॉइंट ऐड करे, डिसीजंस लेने में, किस टाइप के डिसीजन लेने में हेल्प करेगा? हाँ भाई, किस टाइप के डिसीजन लेने में हेल्प करेगा? और अरे भाई आपकी प्रोडक्ट के बारे में, कौन सी वाली बेचनी चाहिए कौन सी नहीं, टेस्ट करना आसान है। देखो अगर किसी शॉप पर कोई बंदे के पास कोई चीज है तो वो अब वो लाएगा रखेगा दुकान पे, अब उस टाइप की ऑडियंस आएगी देखेगी तब की बात, और खरीदना भी पड़ेगा, हो सकता है पैसा फंसाना पड़े। ऑनलाइन के अंदर आपने पिक्चर ली और लगा दी, अब अगला कस्टमर आ रहा है, आपने चेक कर लिया ये लेने वाला है नहीं, 10-15 कस्टमर को डील किया, आपको पता चल गया प्रोडक्ट बिक रही है, आपने वो प्रोडक्ट ला के बेचना शुरू कर दी। तो इस टाइप के ऊपर डिसीजन लेना बहुत आसान है। और यही नहीं, नेक्स्ट टाइप के आप कस्टमर से मुख्तलिफ किस्म के रिव्यूज ले सकते हो, रिव्यूज के बेस पर प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, एक वॉलेट आप बेच रहे हो जिसके अंदर बटन है और एक है जिसके अंदर बटन नहीं है, कौन सा चलेगा? आपने कहा बटन वाला चलेगा सर, ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। और कस्टमर ले गया, उसके बाद कस्टमर कंप्लेन कर रहा है यार ये बटन है, ये जब बैग पे पीछे रखते हैं तो ये तो चुभता है, आपको पता चला यार ये बटन वाला तो इसके अंदर कंप्लेन है, इसके तो इंप्रूव करना है मैंने। तो 10 किस्म का आपके पास क्या है, डिसीजन लेने में, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में, प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूव करने में, बिजनेस के अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए आपके पास डेटा आसानी से आ जाता है। दूसरे नंबर पे जो अभी मैंने पॉइंट ऐड कर दिया है, प्रोडक्ट का डिजाइन फाइनल करने में आपकी हेल्प करता है। अभी हमने रिसेंटली जिस बिजनेस में मैं काम कर रहा हूं, हमने 3 नए डिजाइन लॉन्च किए, सारे कस्टमर डिमांड के ऊपर। हमने अपने 500 कस्टमर का डेटा उठाया, उनको कुछ चीजें दिखाई, उन्हीं से वोट करवाया और कोई प्रोडक्ट लॉन्च की। और वो प्रोडक्ट जब हमने लॉन्च की नई थी, उनकी इतनी डिमांड आई कि हमारे को पुराना जो स्टॉक पड़ा है, पुरानी चीजें पड़ी हुई उससे ज्यादा ये बिक रहा है। हालांकि उस पर ज्यादा पैसा भी बर्न कर चुके हैं, वो हमारी कोर प्रोडक्ट है, लेकिन ये नई प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गई है। क्या है? कस्टमर के ऊपर, कस्टमर ने हमें इसमें डिसीजन लेने में हेल्प आउट किया, और वो किसकी मदद से? थ्रू डिजिटल डेटा। अब ये काम मैं नॉर्मल इस पे नहीं कर सकता हूं, मैं अपने दोस्त से मशवरा ले सकता हूं, ये कर सकता हूं, या दुकान पे एक दिन में कितने लोग आ जाएंगे, ठीक है, वहां बहुत ऑडियंस है। फेसबुक
एक उसमें आप समझ लो थोड़ी सी अमाउंट के अंदर हजारों नहीं लाखों लोगों को आपका रीचेस दिखाता है, लाखों लोगों को चीज दिखा रहा होता है। चाहे कस्टमर 2 आए लेकिन आपकी प्रोडक्ट लाख लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब वो लाख में से कितने लोग आएंगे वो बात की बात है कि भाई कितने लोग आने चाहिए, क्यों नहीं आ रहे, वो सब इंशाल्लाह। अब अगली चीज वो भी मैंने बता दिया आपको, रीटारगेटिंग करना बड़ा आसान है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि कोई नया डिजाइन लॉन्च किया, आप चाह रहे हो अपने उस पुराने कस्टमर को भी भेजूं जिसने कहा था यार बटन वाला जब आए तो मुझे बता देना, ठीक है। अब ऑफलाइन में जैसे आप नंबर ले सकते हो, एक कस्टमर का ज्यादा को नहीं। आप अब क्या पता किसी कस्टमर के जहन में हो, अब उसने आपको बोला ना हो यार उसके पास काश ये बटन वाला होता तो मैं ले लेता, या टी शर्ट आपके पास राउंड में थी यार, कॉलर वाली टी शर्ट होती मैं ले लेता, उसने आपको बोला नहीं यार ये है, बस ठीक है चला गया वो उसने। लेकिन ऑनलाइन के अंदर उसने भले नहीं बोला, आपने कॉलर वाली टी शर्ट लॉन्च की, लगा दिया, बोलेगा अरे इस स्टोर पे कॉलर वाली टी शर्ट आ गई, क्लिक करेगा और ले लेगा। समझ आ गई बात, ये एग्जांपल है समझाने के लिए। अच्छा, मार्केट एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। एनालाइज कि भाई इसकी कितनी बड़ी मार्केट एग्जिस्ट करती है। अब ये कैसी होगा, मैं इंशाल्लाह कुछ टूल्स हैं उनके थ्रू बताऊंगा आपको कितनी बड़ी ऑडियंस है, किस उसकी कितनी ऑडियंस पाकिस्तान के अंदर है, मर्द देखने वाले कितने, और मर्द भी बोलो टोटल आबादी के अंदर ऑनलाइन कितने हैं वो, क्योंकि फेसबुक ये भी बड़ा काम का डेटा है। फेसबुक पे देखो, फेसबुक पे क्या फर्क पड़ता है, लड़का यूज कर रहा है लड़की यूज कर रही है, लेकिन फर्क पड़ता है आप बेच रहे हो लड़कियों वाली प्रोडक्ट, लड़कियों की कुर्तियां बेच रहे हो फॉर एग्जाम्पल, वो टाइट्स बेच रहे हो, कुर्तियां बेच रहे हो। अब आपने ऐड चलाया, सारे लड़के आ रहे हैं, ठरकी वो भी, ठीक है। अब सारे लड़के आ रहे हैं तो आपके काम की ऑडियंस नहीं ना उन्होंने लेने, अब क्या करे भाई। तो अब फेसबुक अगर ना पूछता मेल फीमेल का तो मसला हो जाता, तो अब फेसबुक वहां पे पूछता है मेल हो फीमेल हो, तो आप जब बताते हैं मेल तो फेसबुक काउंट करता है मेल है। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट में लड़कियों की वो लगाई है वो मेल को दिखाएगा ही नहीं, ठीक है, वो अक्सर फीमेल्स को वो चीज दिखाएगा। कितना मुश्किल काम है, एक मार्केट के अंदर आपने शॉप के लिए मर्द भी आते हैं लेडीज भी आते हैं, आप चाह रहे हो आपकी प्रोडक्ट सिर्फ फीमेल्स को दिखे, अब उसके अंदर बड़ा मुश्किल काम होता है भाई, ठीक है। तो ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन्वेंट्री हैंडल करना ये भी काफी इजी काम है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका क्या है, इन्वेंट्री हैंडलिंग में लिख देता हूं, ठीक है। इसके अंदर ये काम बड़ा आसानी से हो जाता है। ये कैसे, मतलब क्या चीज कितनी बिकी फौरन से पता चल जाता है, ऑनलाइन सारा डेटा होता है, तो आपको इससे काफी फैसिलिटेट हो जाता है कि यार आप मेरे पास पीछे स्टॉक कितना है। अब आप इसको ऐसे नहीं कंपेयर करना, आप बोलोगे सर शॉप पर भी तो हिसाब आसानी से हो जाता है। शॉप मसला एक छोटा सा काम है, मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत बड़ी कंपनी है फिजिकल वाली, तो उसके मुकाबले इन्वेंट्री का काम इसके ऑनलाइन के अंदर बहुत ईजी हो जाता है, तो कितना माल चाहिए ये भी पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाला काम। यहां पर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा होती है। अरे यार क्या लिख दिया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सर्टिफिकेट मतलब कस्टमर का रिव्यू लेना बड़ा आसान हो जाता है आपके पास, ठीक है। अब जिस तरह है, अब ऑफलाइन के अंदर देखो आपकी शॉप से 1000 लोग लेके जाते हैं, आप बोलो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शॉप पे तो हजारों लोग ले चुके हैं, मजा नहीं है कोई बात के अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर 1000 रिव्यूज हैं। दराज के ऊपर आप जाते हो कोई प्रोडक्ट खरीदने तो किस स्टोर से खरीदते हैं, जिसके रिव्यूज ज्यादा है, समझ रहे हो आप, नीचे लिखा होता है इतने रिव्यूज दिए हुए कस्टमर से रिव्यूज, तो ये वाला काम यहाँ पर क्या हो जाता है और उससे चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये बहुत सारी चीजें लगी होती है आपके सामने होती है, आपको ना तो टर्म देने आती है कि इसको बोलूं क्या और समझने की कैपेसिटी। यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 लिख रहा हूं, तो ये तो थे सारे। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर फायदे वाली है, वो क्या है कि ऑटोमेशन बहुत आसान है, मेशन एंड लो ह्यूमन रिसोर्सेज नीडेड। भाई ऑटोमेशन ज्यादा से ज्यादा हो जाती है हर चीज के लिहाज से, मतलब मार्केटिंग ऑनलाइन होगी हर चीज के हिसाब से, और आजकल तो ऑटोमेशन ऑनलाइन क्या एआई ने तो बहुत ही तबाही मचा दी है, और मैं इंशाल्लाह आपको जब प्रोडक्ट्स के ऊपर लाके कुछ एआई के थ्रू चीजें बताऊंगा, अब तो आप बोलोगे ग्राफिक डिजाइनर्स को खुदा हाफिज, ठीक है। तो इतना काम तो आपको एआई इंशाल्लाह करके दे देगा। तो यहाँ पर ऑटोमेशन, तो अब लो ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या मतलब होगा, कम इंसानी पावर्स की आपको जरूरत है, लोगों की कम जरूरत होगी। भाई लोगों की, भाई देखो एक काम है,
जिसके अंदर लोग रखे हुए, बंदा रखा है मैंने, बंदा बीमार भी होता है, उसको छुट्टी भी चाहिए, उसको ईद की छुट्टी भी चाहिए, 10 मसले, छुट्टियों पर भी निकल जाता है ना। लेकिन उसकी जगह अब अभी हमने ऑटोमेशन की, एक बंदे की जॉब हमारे बिजनेस में चली गई। हमारा क्या था, शॉपिफाई के ऊपर हम ऑर्डर फिल करते थे। कैसे? दिन भर सेल पर्सन ऑर्डर लेते थे, वेबसाइट पे तो डायरेक्ट ऑर्डर आ जाते थे। सेल्स पर्सन ऑर्डर लेके सारे, एक ग्रुप था उसमें सारे ऑर्डर डाल देते थे कि आज के दिन ये ऑर्डर है, 100 ऑर्डर है। एक लड़की है वो बैठ के सारे ऑर्डर ना अब कंप्यूटर पे फिल करना, मैं तो नहीं फिल करूंगा, अब मैंने उसको कॉस्ट लगा ली, इतने रुपए की वो बंदी पड़ेगी, इतने ऑर्डर फिल करेगी तो उसकी कॉस्ट निकल जाएगी, वो कॉस्ट फिल कर रही है। अब तो पता है क्या, ऑर्डर फिल होकर आए, दिन के टाइम अचानक से रात को उसकी तबीयत खराब है, सर आज मेरी तबीयत खराब है, कहीं अचानक से छुट्टी मार ली। अबे भाई ऑर्डर फिल नहीं हो तो जाएंगे कैसे? अच्छा, हमें एक बंदा मिला जिसका मैंने आप लोगों को पहले बताया था, फूड पांडा वाला, अभी मैग्नस एआई के नाम से वो चला रहा है अपना वो सॉफ्ट। उसने हमें सर्विस प्रोवाइड की, उसने कहा यार इसको ऑटोमेट कर लो, आपके लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में वहां मैसेज डालेंगे, हमारा बोट बैठा हुआ है वो ऑटो उठाकर शॉपिफाई पे फिल कर देगा। हमने टेस्ट किया 2 दिन, भाई ऑर्डर यहां से वो ग्रुप पे फेंकते, वहां ऑर्डर शॉपिफाई पे फिल हो जाता है, यहां से वो ग्रुप पे फेंकता है शॉपिफाई पे फिल हो जाता है। इतना फास्ट लड़की भी 24 घंटे में, वो अपनी मर्जी से आएगी, करेगी, आस्ता आस्ता एक एक को टाइम लगेगा, वो 1000 भी फेंके तो फिल हो जाएंगे 1 क्लिक के अंदर। तो उस बंदी की हो गई छुट्टी। आज क्या तारीख है? 22 तारीख है, 30 जुलाई उसका लास्ट डेट है, उसको नोटिस दे दिया। तो एआई ने आते साथ एक बंदी की जॉब खाली। तो ह्यूमन रिसोर्सेज कम से कम होती जा रही है। अब वेबसाइट भी ऑनलाइन ही है काम, भाई सेल पर्सन में रखा हुआ है जो व्हाट्सएप पे डील करते हैं क्लाइंट को, लेकिन पहले हमारे पास सेल पर्सन की टीम 15-20 थी, अब सिर्फ 5 के 6 बच गए। बाकी का है सारा हमने वेबसाइट पे ट्रैफिक कन्वर्ट कर दिया। वेबसाइट पे लोग आते हैं, खुद ही आते हैं, खुद ही क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, सब कुछ ऑर्डर कर दे के चले जाते हैं। लेकिन वेबसाइट पे फर्स्ट लॉन्च करना इज अ बेवकूफी, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर आपको कभी मसले मसाइल आपके समझ नहीं आते कि प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहे। जब सामने आपके बंदा व्हाट्सएप पे होता है तो आप पूछ सकते हो सर आप क्यों नहीं खरीद रहे, प्राइस में मसला है। वेबसाइट पर एक बंदा आया, देखा, चला गया, आपको लगा यार 1000 लोग वेबसाइट पे आए थे, ऑर्डर एक ने दिया, क्यों नहीं लोग खरीद रहे, नहीं पता। लेकिन व्हाट्सएप पे आए होते तो आप बता सकते थे क्योंकि आपने उनको डील किया होता। गेटिंग द पॉइंट? समझ आ रही है बात? ये तो इस चीज को जहन में रखना, ये सब काम करना है आपने। आपके फर्स्ट बिजनेस के अंदर बिजनेस का ऑनर आप होगे, फाउंडर, बिजनेस के सीईओ आप होगे, बिजनेस के झाड़ू लगाने वाले आप होगे, सफाई करने वाले आप होगे, डेटा एंट्री वाले आप होगे, पैकेजिंग वाले आप होगे, राइटर आप होगे, सब कुछ आप खुद होगे पहले दिन। फिर जब काम बढ़ेगा आस्ता आस्ता एक बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा काम हैंडओवर करते जाओ। डिजाइनर भी आप होगे, ग्राफिक डिजाइनर भी, मार्केटिंग वाले भी आप होगे, हर चीज आप खुद करोगे फर्स्ट डे। करते 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 थोड़ा सा एक इनकम मनी स्टेज होते हैं, इतने पे एक का खर्चा निकला, इतनी सेल पे दूसरे बंदे का खर्चा, कितने बंदे में अफोर्ड कर सकता हूं, बंदे रखते जाओ। और बंदा रखना इज गुड थिंग। अक्सर लोग होते बोलते हैं यार मैं, अच्छा जी मैं अपना 10,000, मैं पूरा दिन बैठ के 10,000 बना रहा हूं, मैं इसको दे दूं। अरे भाई तू उसको 10,000 नहीं देगा, तू उसको 5,000 देगा, 5,000 तेरे जेब में 5,000 तो आ रहे, 5,000 उसको क्यों जा रहे, उनको उससे मतलब होता है। अबे जाने दे, तेरे को 5,000 बिना कुछ किए आ रहे, तो कुछ और बिल्ड कर, 5,000 और बना, ऑटोमेट कर सिस्टम को। तो ये चीज साइकोलॉजी समझनी है और इसी पे काम करना है, ठीक है। आगे आते हैं, चलो भाई अच्छे ख्वाब तो देख लिए, अब आओ बुरा क्या क्या है, इसके कॉन्स क्या क्या है, आओ। अब भाई बुरी चीजों में जो बुरी चीज आती है वो है यहां पे पहले नंबर पे हमारे पास, ऐसे तो बहुत सारी हैं, हम आते हैं चंद मैंने यहां लिखी है। नो एंट्री बैरियर। अब बोलोगे सर ये तो अच्छी चीज थी ना, नो एंट्री बैरियर है, ऊपर भी तो ये लिखी थी पहले नंबर पे, कोई एंट्री बैरियर नहीं है। अब वही चीज, फायदा भी यही है, नुकसान भी यही है। ये क्या चाहते हो गए, कोई बंदा इससे कोई पॉइंट गेट कर रहा है? नहीं नहीं, नो एंट्री बैरियर, यहां पर कोई रुकावट नहीं है, रुकावट नहीं है तो बहुत आसान है बिजनेस करना। लेकिन मेरे लिए ये नुकसान किस लिए? अगर रुकावट आपके लिए नहीं थी तो दूसरे के लिए भी नहीं है। बात समझ आ रही है? अगर आपके लिए रुकावट नहीं थी तो दूसरे के लिए भी नहीं है, कॉम्पिटिटर बड़ी आसानी से मार्केट में इन हो सकता है। इसीलिए ऑनलाइन वाले, मैं कब से बता रहा हूं बहुत सारी चीजें, मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रहा, पता चले कल मौलाना साहब मेरे कंपटीशन में टक्कर में बिजनेस खोल के बैठे, बोले जी सर बताएं
कितने का उठा रहे हैं? मैं भाई 400 का ये माल उठा रहा हूँ। अरे मेरा तो जानने वाला है, 350 में उठा रहा हूँ, रख के चुपेट मारो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो ऑनलाइन वाले इसीलिए क्या होता है, जब तक एक बड़े लेवल पर नहीं पहुंच जाते तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बताते। तो पहली चीज छुपा के रखना, बताने का नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट जो ध्यान में आई उसको अपने तक रखें, सामने डिस्कशन भले करें ग्रुप के अंदर, ये सोर्सिंग प्राइसिंग हर चीज नहीं बता देनी सबको, वही सामने वाला आपका कॉम्पिटिटर बन के बैठ जाएगा। ठीक है, ये तो इस चीज के ऊपर है। और शुरू में तो मैं आप सबको एक ही मशवरा दूंगा,